हेलो डियर स्टूडेंट, जय हिंद जय राजधानी में डॉक्टर रमेश यादव राजधानी एजुकेशन ग्रुप पचकोड़ा जोबनेर जयपुर से स्वागत करता हूं आप सभी का फिर से एक सॉइल की दुनिया में, ऑर्गेनिक मैटर की दुनिया में। क्योंकि जीत हमारी जिद है, जीत लड़ेंगे और जीतेंगे। बहुत 2 दिन का थोड़ा गैप लग गया क्योंकि वो कंप्यूटर वाले सर आ नहीं पाए थे और फिर से हम लोग बहुत बड़े तूफान के साथ फिर से आपके साथ है। और आज हम लोग पढ़ेंगे, मतलब कंप्यूटर वाले सर आने का मतलब वो ये स्लाइड तैयार नहीं हो पाई थी, वो 2 दिन उनको काम हो गया था, लेकिन फिर से हम लोग फिर थोड़ा खुद लगा, खुद उनसे करवाया आज, है ना। मन का लगना ही करना है। और आज हम लोग पढ़ेंगे, पहले तो हम शुरू करते हैं विद स्टाइल। तो वेलकम टू राजधानी एजुकेशनल ग्रुप पचकोड़िया जोबनेर जयपुर। अगेन सॉइल की दुनिया में आपका स्वागत है। और आज हम लोग पढ़ेंगे कार्बन नाइट्रोजन सीएन रेशियो। हम पढ़ेंगे कार्बन नाइट्रोजन अनुपात। क्या पढ़ेंगे भाई? सीएन रेशियो पढ़ेंगे। देखिए भाई साहब, बहुत इंपॉर्टेंट वाला पार्ट है। सीएन रेशियो एक बहुत ज्यादा स्टडी किया जाने वाला पार्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। क्योंकि सबको पता है कार्बन एनर्जी देता है, नाइट्रोजन एक न्यूट्रिएंट है। कार्बन एनर्जी देता है, नाइट्रोजन एक न्यूट्रिएंट है। कार्बन एनर्जी देता है, नाइट्रोजन एक न्यूट्रिएंट है। मतलब कार्बन से एनर्जी मिल रही, कल बताया था ना आपको कार्बन का बोले तो C6H12O6 + 6O2, मतलब कार्बन का हुआ था ऑक्सीडेशन और उससे निकला था कार्बोक्साइड और एनर्जी। तो कार्बन एक एनर्जी वाला सोर्स है, तो नाइट्रोजन एक न्यूट्रिएंट है। दोनों का रेशियो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो शुरू करते हैं सीएन रेशियो। देखो स्टूडेंट्स, जो मृदा का जीवांश पदार्थ है और मृदा की जो नाइट्रोजन है, उनमें तो भाई साहब आज हम पढ़ेंगे रिश्ता क्या कहलाता है। ये रिश्ता क्या कहलाता है? तो देयर इज ए ग्रेट रिलेशनशिप बिटवीन द अमाउंट ऑफ द न्यूट्रिएंट, अमाउंट ऑफ द सॉइल ऑर्गेनिक मैटर एंड नाइट्रोजन प्रेजेंट इन द सॉइल। हम दोनों में एक बड़ा रिश्ता पढ़ने वाले हैं, दोनों में एक रिश्ता होता है। देयर इज ए ग्रेट रिलेशनशिप बिटवीन द अमाउंट ऑफ सॉइल ऑर्गेनिक मैटर एंड नाइट्रोजन इन द सॉइल। अब लेते हैं कार्बन देता है एनर्जी। कार्बन देता है एनर्जी। ये कार्बन है, एनर्जी का सोर्स है। C6H12O6 इसी का होता है ऑक्सीडेशन, जिसको आप रेस्पिरेशन कहते हैं, उधर एनर्जी निकलती है। तो कार्बन एनर्जी देता है, नाइट्रोजन एक न्यूट्रिएंट होता है। तो देयर इज ए ग्रेट रिलेशनशिप बिटवीन द अमाउंट ऑफ, ये तो क्या ना, कार्बन प्रोवाइड्स एनर्जी व्हाइल नाइट्रोजन इज एन इंपॉर्टेंट प्लांट न्यूट्रिएंट है। तो कार्बन प्रोवाइड्स एनर्जी, कार्बन देता है एनर्जी, नाइट्रोजन देता है, नाइट्रोजन होता है प्लांट न्यूट्रिएंट। अब लेते हैं इनका ये कहलाता क्या है रेशियो, किसे कहेंगे? सीएन रेशियो। किसको कहने वाले हो सीएन रेशियो? तो मिट्टी में कार्बन की कुल मात्रा, मिट्टी में कार्बन की कुल मात्रा और नाइट्रोजन की कुल मात्रा, दोनों का अनुपात है। वो तो वैसे ही पता लग गया होगा। कार्बन नाइट्रोजन अनुपात है, तो एक तरफ कार्बन रहेगा अनुपात में, एक तरफ नाइट्रोजन रहेगा। तो मिट्टी में, परिभाषा याद करनी है भाई साहब, परिभाषा बहुत इंपॉर्टेंट है। मिट्टी में कार्बन की कुल मात्रा या मृदा में प्राप्त कार्बन की कुल मात्रा और नाइट्रोजन की कुल मात्रा का अनुपात ही कहलाता है कार्बन नाइट्रोजन अनुपात। इंग्लिश बढ़ाते हैं भाई साहब, द रेशियो ऑफ द टोटल अमाउंट और मास ऑफ कार्बन, मास कह दो, अमाउंट कह दो, and the total amount या mass कह दो of nitrogen found in the soil is called CN ratio. The ratio of the total amount of carbon and total amount of nitrogen found in the soil, present in the soil is called CN ratio. तो बीर मारा रे CN ratio between the amount of a carbon and the total amount of nitrogen present in soil होवे। नान्या बीरा रे, मिट्टी में कार्बन की मात्रा और नाइट्रोजन की मात्रा का अनुपात के नाइट्रोजन, तो कार्बन और नाइट्रोजन दोनों की मात्रा का अनुपात कहलाता है सीएन रेशियो। अब आपको कभी इसका फॉर्मूला बनाना आता है? यस सर। जिसको पहले बोलते हैं ना, उसको पहले लिख देते हैं। जैसे मृदा में प्राप्त कार्बन की कुल मात्रा ऊपर आ जाएगी बट्टा, है ना, नाइट्रोजन की कुल मात्रा नीचे आ जाएगी। बस इतना सा फॉर्मूला, इतना सा फॉर्मूला है। जो पहले बोलते ना बाबा, जो पहले बोलते हैं उसको ऊपर लिखते। जैसे इसका बनाना पड़े तो पहले बोलते उसको ऊपर लिखते बट्टा,
ये नीचे आ जाएगा बाबा, यहां से लेके यहां तक, ये नीचे की साइड आ जाएगा। तो बना ही देते हैं ना बाबा, बाबा बाबा। तो ऊपर कार्बन, नीचे नाइट्रोजन, आ गया CN रेशियो। और ये तो CN रेशियो, और ये तो ऊपर क्या आएगा देखो, मृदा में प्राप्त कार्बनिक कुल मात्रा, ये मृदा में उपस्थित कार्बनिक कुल मात्रा अपोन मृदा में कुल नाइट्रोजन की मात्रा। आंगल भाषा विच बता दो सर। ले भाई, कार्बन नाइट्रोजन रेशियो, द टोटल अमाउंट ऑफ कार्बन फाउंड इन द सॉइल एंड द टोटल अमाउंट ऑफ नाइट्रोजन फाउंड इन द सॉइल। इनका नेट बंद कर, चक बोलो मोबाइल हो गया। लिख ले रे, लिख ले CN रेशियो फॉर्मूला। ऊपर 80 कार्बन की मात्रा, मिट्टी की जितनी कार्बन की मात्रा, बटा में 80 नाइट्रोजन की मात्रा। तो मृदा में प्राप्त कार्बनिक कुल मात्रा बटा मृदा में प्राप्त नाइट्रोजन की कुल मात्रा या कुल नाइट्रोजन की मात्रा, एक ही बात कैसे लिख दो आप। तो ऊपर कार्बन, नीचे नाइट्रोजन, आ गया CN रेशियो। अरे ये तो CN रेशियो किनका है? क्लास से बता देते, दिल से बोल दो, ठीक बोल दो, ठीक है भाई। अब ये रेशियो किसको अफेक्ट करता है? देखिए रेशियो क्या करता है, ये आपका आ गया भाई साहब है ना, ये फोटो एक ही। हाँ, ये अनुपात क्या करता है, इसमें नाइट्रोजन, कुल जीवांश पदार्थ है ना, क्या क्या भाई, मृदा में कितनी नाइट्रोजन है, सॉइल में कितना तो नाइट्रोजन है, कितना ऑर्गेनिक मैटर है, और कितना वो टूटने वाला है, ये CN रेशियो कंट्रोल करस है। क्या करस है, सबको आता है। तो ये क्या क्या बताएगा, कितना है नाइट्रोजन, कितना है ऑर्गेनिक कार्बन, और फिर इसका डिकम्पोजिशन। भाई करेगा नहीं क्या, जब आप CN रेशियो बोल रहे हो तो ऑर्गेनिक मैटर में कार्बन कितना है, वो ऑर्गेनिक मैटर कार्बन ही हो गया, और नाइट्रोजन, मतलब ये नाइट्रोजन भी ये बताएगा, ऑर्गेनिक मैटर या जिसको आप कार्बन कह रहे हो वो भी यही बताएगा, और फिर वो ऑर्गेनिक मैटर कितना टूटेगा वो भी यही बताएगा। क्योंकि मैंने पिछली क्लास में कहा था, जितनी है नाइट्रोजन ज्यादा उतना टूटता है ऑर्गेनिक मैटर। जीवांश पदार्थ में जितनी नाइट्रोजन होती है उतना ही ज्यादा वो टूटता है। रे बाबा, बा टूटता है। तो ये रेशियो क्या क्या बता, दिस रेशियो कंट्रोल्स नाइट्रोजन, नाइट्रोजन कंट्रोल करता है सॉइल के अंदर क्योंकि रेशियो के हिसाब से होगा, एंड टोटल ऑर्गेनिक मैटर कंट्रोल करता है, एंड इट्स रेट ऑफ डिकम्पोजिशन, और कितना वो टूटेगा इसको कंट्रोल करता है तेरा CN रेशियो। तो CN रेशियो किस किस बात को कंट्रोल करता है, कितना होगा नाइट्रोजन, कितना होगा ऑर्गेनिक मैटर में कार्बन ही है मेनली तो, और उसका रेट ऑफ डिकम्पोजिशन, क्योंकि रेट ऑफ डिकम्पोजिशन किस पे डिपेंड करती है सर, नाइट्रोजन पे। जितनी नाइट्रोजन ज्यादा होगी उतना ही डिकम्पोजिशन ज्यादा होगा रे भाया, विघटन या अपघटन ज्यादा या विच्छेदन ज्यादा होगा रे भाया। अब लेते होता कितना है, तो बेर मारा रे, खेती योग्य जमीन में CN रेशियो 8 से 15 1 8:1 to 15:1 होवे, बट एवरेज बाकी बदलता रहता है। देखो कार्बन नाइट्रोजन रेशियो जो है ना वो चेंजेबल है, बदलता रहता है, क्वाइट वेरिएबल है, कभी ज्यादा कभी कम, या किसी का कम किसी का ज्यादा, नहीं गैप रहता है। अब लेते हैं कितना कितना होता है, वेरिएबल है भाई सब, वेरिएबल है। CN रेशियो इज वेरिएबल, परिवर्तनशील। खेती वाली भूमि कितना बताया मैंने अभी बताया इसकी आपको, अगर खेती वाली जमीन 8 से 15 1 8 से 15 1 8 से 15 1, थोड़ा गैप कम करते हैं तो 10 1 से 12 1, समझ रहे हो क्या, ये 8 से 15 1 समझ रहे हो क्या होता है, समझ रहे हो। 8 से 1 का मतलब हो गया कि 8 1 हो सकता है, 8 1 या फिर 9 1, फिर या 10 1, फिर 11 1, फिर 12 1 भी हो सकता है, 13 1 भी हो सकता है, फिर 14:1 14 1 भी हो सकता है, और 15 1 भी हो सकता है। इससे लेके इसके बीच में कितना भी हो सकता है, इन दोनों के बीच में थोड़ा कम करते, ज्यादा हो गया तो फिर यूं करेंगे कि भाई साहब 10 1, फिर 11 1 या 12 1 हो सकता है, यानी कि 10 से लेके 12 के बीच में भी हो सकता है खेती वाली जमीन का, कल्टीवेबल लैंड का। समझ में आया, याद करते चलो, याद करते चलो। इन कल्टीवेबल लैंड इट्स रेंज, इसका जो रेंज होता है कहां से कहां के बीच में होता है, फ्रॉम 8:1 to 15:1, या रेशियो 1 to 15:1, एंड द एवरेज
10:1 to 12:1, और बिल्कुल ही राउंड में करो तो 10:1। ठीक है, अब कई सारे फैक्टर इसको अफेक्ट करते हैं। कितना होगा सीएन रेशियो, ये कौन डिसाइड करेगा? ये कौन डिसाइड करेगा? मिट्टी का कितना सीएन रेशियो, और ये तो क्लाइमेट डिसाइड करेगी। बरसात और टेम्परेचर से अफेक्ट होता है, बरसात और टेम्परेचर से। ये जो कार्बन नाइट्रोजन रेशियो है वो क्लाइमेटिक फैक्टर लाइक रेनफॉल एंड टेम्परेचर, तापमान और वर्षा से ये प्रभावित होता है। ये इसका प्रभाव, इसके ऊपर प्रभाव पड़ता है क्लाइमेट का, बरसात का और गर्मी का। तो द सीएन रेशियो इज अफेक्टेड बाय क्लाइमेटिक फैक्टर्स सच एज रेनफॉल एंड टेम्परेचर। नहीं होता? जैसे बिजली कड़क रही है, कान्हा का करे कड़क रही बिजली, बिजली तो नाइट्रोजन फिक्सेशन करती, बिजली तो नाइट्रोजन फिक्सेशन करते करते करते। राइट है? अब लेते हैं ये रेशियो कहां ज्यादा होता है, कहां कम होता है। तो जनरली ये जो रेशियो है शुष्क क्षेत्रों की मृदाओं में आर्द्र क्षेत्रों की मृदाओं से कम होता है। किसमें कम होता है? ड्राई एरिया में कम, वेट एरिया में ज्यादा। वो तो कोई बता देगा, जॉन अनपढ़ आदमी बता देगा। बताओ कैसे? बताओ कैसे? छोटा सा बच्चा बता देगा। देखो, जनरली द रेशियो इज लेस इन द सॉइल्स ऑफ ड्राई रीजन, एरिड रीजन, देन इन द सॉइल्स ऑफ ह्यूमिड रीजन। भाई ह्यूमिड रीजन में सबको पता है बरसात अच्छी होती है। ह्यूमिड बोले तो नम क्षेत्र, नम या ह्यूमिड में क्या होता है? बरसात ज्यादा होती है रे बाबा, मोर रेनफॉल। और मोर रेनफॉल है तो मोर वेजिटेशन, ज्यादा पेड़ पौधे हैं, और पेड़ पौधे में ज्यादा क्या होता है? कार्बन। क्यों? कार्बन हुआ है ना, तो किसमें ज्यादा कार्बन ज्यादा कब होगा? जब नमी ज्यादा होगी वेट एरिया में, तो यहां पर कार्बन हो गया ज्यादा बरसात वाले एरिया में, या नमी वाले एरिया में, या ह्यूमिड एरिया में, और नाइट्रोजन उसके मुकाबले रहेगी कम। तो आंसर कितना आएगा इसका? बहुत ज्यादा। तो कानों का करे ह्यूमिड एरिया में सीएन रेशियो ज्यादा होवे रे, वनस्पति ज्यादा होवे रे, पेड़ पौधा ज्यादा होवे रे, बेर मारा रे ड्राई एरिया में कार्बन बिल्कुल कम ही होवे रे, बिल्कुल कम ही हो। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो दिस रेशियो इज लेस इन द सॉइल्स ऑफ ड्राई एरिया, ड्राई रीजन, एरिड रीजन, देन इन द सॉइल्स ऑफ ह्यूमिड एरिया। करेक्ट भाई। थोड़ा और चलते हैं, अब दाल वाली फसलों के पास चलते हैं। समझ में आ गया? नहीं, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। जब भी कोई ह्यूमिड क्लाइमेट, ह्यूमिड ह्यूमिड, पेड़ पौधे ज्यादा ज्यादा, कार्बन ज्यादा ज्यादा, सीएन रेशियो भी ज्यादा ज्यादा। दाल वाली फसलों गोबर की खाद 20:1 से 30:1, और दाल वाली फसलें, दलहनी फसलें और गोबरी खाद का रेशियो होता है 20:1 से 30:1, 20:1 से 30:1। द कार्बन नाइट्रोजन रेशियो इन लेग्यूमिनस प्लांट्स, इन लेग्यूम्स and FYM, farm yard manure, is 20:1 to 30:1। ओ समझ में आना चाहिए, बहुत जबरदस्त वाला, सुपर समझ में आना चाहिए। तो द सीएन रेशियो इन लेग्यूमिनस प्लांट्स एंड फार्म यार्ड मैन्योर इज फ्रॉम 20:1 to 30:1, या 20:1 to 30:1। समझ रहा क्या? दाल वाली फसलें 20:1 से 30:1, दाल वाले फसलें 20:1 से 30:1, गोबर की खाद 20:1 से 30:1, गोबर की खाद 20:1 से 30:1। और आगे बढ़ो, ये जो फसलों का चारा आता है ना, ये वाला चारा भाई जी 100:1 तक हो सकता है इसका। कभी चारा फसल का दिखाया नहीं, सीएन रेशियो है 100:1। ये चारे वाली फसलें तो कितना होता है इनमें? 100:1 होता है। तो चारे वाली फसलों में 101 सीएन रेशियो। चारे वाले जो चारा होता है ना, चारा चारा है ना, क्रॉप रेजिड्यू, तो इन सम क्रॉप रेजिड्यू स्ट्रॉ इट इज अप टू 100:1। यह चारा 100:1, यह फसलों का रेजिड्यू अवशेष 100:1।
चारे में कार्बन 100, नाइट्रोजन 1 होता है। चले थोड़ा माइक्रोब्स के पास चलते हैं। द कार्बन नाइट्रोजन रेशियो माइक्रोब्स, सूक्ष्म जीवा, ये माइक्रोब्स आ गए, ये माइक्रोब्स आ गए। अज्ञा माइक्रोब्स बोले तो सारे आगे इसमें, फंजाई, बैक्टीरिया, एल्गी, एक्टिनोमाइसिटीज, इनमें रहता है ये 41291, है ना। सूक्ष्म जीवाणु नहीं, सूक्ष्म जीव है। सूक्ष्म जीवों का सीएन रेशियो बोले तो माइक्रोब्स का सीएन रेशियो होता है 4:1 to 9:1, 4:1 से 9:1। माइक्रोब्स का सीएन रेशियो 4:1 से 9:1 सीएन रेशियो ऑफ माइक्रोब्स। तो सूक्ष्म जीवों का, नॉट जीवाणु, जीवों का, नॉट जीवाणु, जीवों का 4:1 से 9:1 होता है, 4:1 से 9 होता है। तो माइक्रोब्स का कितना रहा बाबा? 4:1 से 9:1, 4:1 से 9:1। बैक्टीरिया, बैक्टीरिया में 5:1 है, बैक्टीरिया में 5:1 है, ये रहा बैक्टीरिया में 5:1, फंजाई में 10:1, बैक्टीरिया में 5:1, फंजाई में 10:1, बैक्टीरिया में 5:1, फंजाई में। वैसे ओवरऑल क्या रहा था? 4:1 से 9:1, है ना। अलग अलग बात करें तो बैक्टीरिया में 5:1 और फंजाई के टिश्यू में होता है 10:1, क्योंकि बैक्टीरिया के जो टिश्यूज है वो फंजाई से ज्यादा होते हैं, ज्यादा होते हैं, नंबर में ज्यादा होते हैं। वजन में तो फंजाई ज्यादा होती है, बट नंबर में ज्यादा होते हैं बैक्टीरियल टिश्यू। आपको ध्यान है, अब आप ये मत कहना कि सर हमारे सर ने तो पढ़ाया कि बैक्टीरिया तो एक कोशिकीय होता है, यूनिसेलुलर होता है, टिश्यू कहां से आ गए? भाई साहब ये जो बैक्टीरिया होते हैं ना, ये ग्रुप में रहे हैं, और जब फंगल कुछ भी सेल्स अगर एक जैसी मिल जाती है तो उसको हम टिश्यू बोलते हैं। तो कुछ बैक्टीरिया अगर ग्रुप में रह रहे हैं, उनकी कॉलोनी वो कहलाती है टिश्यू। तो ज्यादा किसे मिला? बैक्टीरिया में 5:1 है, फंजाई में 10:1 है, क्योंकि बैक्टीरिया के जो टिश्यूज होते हैं वो फंजाई के उत्तकोशिकीय टिश्यू से ज्यादा होते हैं। तो दिस रेशियो इज 5:1 in bacterial tissues and 10:1 in fungal tissues because the amount of bacterial tissue is more than of fungal tissues। तो ज्यादा होते बैक्टीरिया के टिश्यूज में, बैक्टीरियल टिश्यू ज्यादा होते खुद ही, इसलिए रेशियो भी क्या होता है 5:1, और ये कितना 10:1 फंजाई में। अब लेते हैं ह्यूमस का। मिट्टी में जो ह्यूमस होती है उसका कल परसों पढ़ाया था ये ह्यूमस, ये हमारे टरडम ये आरे 10:1 ह्यूमस, ह्यूमस सीएन रेशियो 10:1, ह्यूमस, ह्यूमस सीएन रेशियो 10:1, ह्यूमस, ह्यूमस सीएन रेशियो। तो 30:1 से तो ऊपर ही होगा, थोड़ा और तो 40:1 से ऊपर तो 100% ही होगा, मतलब 30:1 से ऊपर या 40:1। तो मान लो किसी ने मिट्टी में मिलाया ऐसा ऑर्गेनिक रेजिड्यू, कैसा? ऐसा, है ना, मिट्टी में मिलाया ऐसा ऑर्गेनिक रेजिड्यू, तो सीएन रेशियो उसका तो बहुत ज्यादा होता है, 30:1 से ऊपर होता है। अभी 100 तक गया था, नेटवर्क में दिक्कत तो नहीं आ रही। तो मिट्टी में मिलाए गए कार्बनिक पदार्थों का सीएन रेशियो क्या होता है? 30:1 से ऊपर ही होता है। 30:1 से ऊपर का मतलब 31:1, 32:1, 40:1, 48:1, 50:1, 100:1 तक होता है। तो मान लो किसी ने मिट्टी में मिट्टी मृदा में मिला दिया कचरा, इस तरह कचरा मिला दिया, तो व्हेन द वाइडर सीएन रेशियो मोर देन 30:1 ऑर्गेनिक रेजिड्यू, जिसका वाइडर सीएन रेशियो है ना, वो ऑर्गेनिक रेजिड्यू अगर किसी मिट्टी में मिलाया जाता है, इनकॉर्पोरेटेड किया जाता है, तो भाई साहब माइक्रोब्स की संख्या बढ़ने वाली है, क्योंकि खाने वाले आ जाएंगे। तो मृदा में मिलाए गए बहुत से कार्बनिक पदार्थों का या कार्बनिक अवशेषों का सीएन रेशियो 30:1 से ज्यादा होता है। व्हेन वाइडर सीएन रेशियो कंटेनिंग ऑर्गेनिक रेजिड्यू या ऑर्गेनिक रेजिड्यू विद, ऐसे लगा जाए ऑर्गेनिक रेजिड्यू विद, यहां पे लग जाएगा इंग्लिश में थोड़ा, विद वाइडर सीएन रेशियो, फोटो खींच लो। व्हेन ऑर्गेनिक रेजिड्यू विद वाइडर सीएन रेशियो मोर देन 30:1 आर इनकॉर्पोरेटेड, इनकॉर्पोरेटेड होता है मिलाना, अगर मिलाया जाता है, मिलाते हैं तो क्या होगा? कभी ऑर्गेनिक रेजिड्यू मिलाया है तूने,
माइक्रोब्स की संख्या बढ़ जाती है। देखो मिट्टी में अगर ऐसा ऑर्गेनिक रेजिड्यू आप मिलाओगे ना तो ये माइक्रोब्स बढ़ जाएंगे भाई साहब। मृदा में इस प्रकार के कार्बनिक पदार्थ की अधिकता होगी ना, आपने डाल दिया या ऑलरेडी कार्बनिक पदार्थ आ गया या खाद डाल दी मान लो किसी ने, या कचरा डाल दिया या कहीं मिट्टी में मिल गया, तो क्या होगा, कार्बनिक पदार्थ अगर ऐसा वाला इसका रेशियो 30:1 से ऊपर है तो फिर क्या करेंगे, हेट्रोट्रोपिक माइक्रोब्स बहुत ज्यादा संख्या में बढ़ जाएंगे। तूने ऑर्गेनिक मैटर मिलाया जिसका CN रेशियो ज्यादा था भाया, बढ़ गए माइक्रोब्स रे और बढ़ गए सूक्ष्म जीव। तो क्या बढ़ जाएगा, देखो द प्रीडोमिनेंस ऑफ सच ऑर्गेनिक मैटर, प्रीडोमिनेंस का मतलब अधिकता, द प्रीडोमिनेंस ऑफ सच ऑर्गेनिक मैटर इन द सॉइल लीड्स, इसे क्या हो जाना है, रैपिड, तेजी से इंक्रीज इन द नंबर ऑफ हेट्रोट्रोपिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म। हेट्रोट्रोपिक तो जानते होंगे, जो फूड के लिए दूसरों पर डिपेंड रहते हैं। ये कौन होते हैं हेट्रोट्रोपिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जो फूड खुद नहीं बना पाते, डिपेंड ऑन अदर्स फॉर फूड, डिपेंड ऑन अदर्स फॉर फूड। तो जब भी आप ऐसा कचरा मिलाएंगे या मिट्टी में ऐसा कचरा बढ़ जाएगा तो माइक्रोब्स को खाने वाले, जीमने वाले, वो जीमने वाले आ जाएंगे भाई साहब। जिमनार चालू ही जिम्बाड़ा की लाइन लगी। तो मिट्टी में जब भी ज्यादा जो ऑर्गेनिक मैटर का CN रेशियो ज्यादा मिलाओगे तो उसको खाने वाले, एक जैसे इंटरेस्ट वाले, कॉमन इंटरेस्ट वाले, कॉमन इंटरेस्ट जानते हैं ना, कॉमन इंटरेस्ट, जिनको सबको वही कचरा ही खाना हो, कॉमन इंटरेस्ट वाले हो गए नहीं। तो मृदा में इस प्रकार के कार्बनिक पदार्थ की अधिकता से सामान्य रुचि रखने वाले प्रपोषियों की संख्या बढ़ जाती है। समझ में आ रही से कहा, पढ़ता रहियो भाई, ध्यान लगाइयो, ध्यान लगा बाबा को मन में आवे को नहीं आंच। ये देख, द प्रीडोमिनेंस ऑफ सच ऑर्गेनिक मैटर इन द सॉइल लीड्स टू ए रैपिड इंक्रीज इन द नंबर ऑफ हेट्रोट्रोपिक माइक्रोब्स। हेट्रोट्रोपिक बता दिया मैंने, जो अपना फूड खुद नहीं बनाते, किसी और से लेते हैं, उनकी संख्या बढ़ जानी है। ऑर्गेनिज्म ऑफ कॉमन इंटरेस्ट, जो एक जैसा इंटरेस्ट रखने वाले, नॉर्मल है ना, मतलब एक जैसा रखते हैं, अलग अलग वाले नहीं जाए, किसी को ना खाना पसंद है, किसी को नहीं खाना पसंद, वो नहीं आएंगे। जो जिनको खाना पसंद है वो कॉमन इंटरेस्ट, एक इंटरेस्ट वाले सारे आ जाएंगे। समझ में आ गया के? अब ये सूक्ष्म जीवों की क्रिया से क्या होगा, ऑर्गेनिक मैटर टूटना शुरू हो जाएगा। समझ में आ रही है? पहले आपने ऑर्गेनिक मैटर डाला, ऑर्गेनिक मैटर से माइक्रोब्स बढ़ गए, माइक्रोब्स ने उसका डिकम्पोजिशन करना शुरू कर दिया, और डिकम्पोजिशन पता क्या निकलती है, CO2 और वाटर निकलती है। धीरे धीरे ऑर्गेनिक मैटर हो जाएगा कम। देखो धीरे धीरे क्या हो जाएगा, डिकम्पोजिशन होगा ऐसे, है ना। ये भाई साहब ये मुझे पता है आप लोगों ने कई सारे इसको, है ना, वो गोलगप्पा समझ रहे हैं, है ना। गोलगप्पा नहीं है, मुझे पता है गोलगप्पा समझ रहे हैं, जिसको पतासी कहते हैं, या फिर कुछ बच्चे क्या बोलते हैं उसको, नाम अचानक निकल गया उस, है ना, पुचका बोलते हैं कई, वो नहीं, ये ऑर्गेनिक मैटर है, फ्रूट है, सड़ गया बेचारा। तो इन माइक्रोब्स की क्रिया से क्या होगा, देखो मोस्ट ऑफ द जो ऑर्गेनिक मैटर जो मिट्टी में आ गया था, आपने मिला दिया था, उसको CO2 और एनर्जी में निकल के बाहर चला जाएगा, और धीरे धीरे क्या होगा, कार्बनिक पदार्थ कम होता चला जाता है। दोबारा याद करो, मैंने डाला ऑर्गेनिक मैटर, माइक्रोब्स की संख्या बढ़ गई, माइक्रोब्स बढ़े तो डिकम्पोजिशन, माइक्रोब्स बढ़े तो डिकम्पोजिशन, CO2 एनर्जी निकाल गई। देखो माइक्रोब्स आगे तो क्या हो गया, ड्यू टू द एक्शन ऑफ these microbes, most of the organic matter in the soil is quickly decomposed into CO2 energy, due to which the amount of organic matter decreases quickly। पहले ऑर्गेनिक मैटर आया, फिर उसको खाने वाले आए, खाए तो कम हो गया माल, ऑर्गेनिक मैटर है कम हो गया। अब दूसरी ओर क्या, माइक्रोब्स ज्यादा हो गए, तो माइक्रोब्स को अपनी सेल बढ़ाने, सेल के लिए क्या चाहिए, नाइट्रोजन चाहिए। अरे माइक्रोब्स ज्यादा हो गया रे, तो माइक्रोब्स को अपनी बॉडी सोडी बनाने के लिए, सेल बनाने के लिए, टिश्यूज बनाने के लिए नाइट्रोजन भी चाहिए, क्योंकि नाइट्रोजन बिना प्रोटीन कहां से आएगी। तो आप एक बार दोबारा देखना, आपने क्या किया, मैंने डाला ऑर्गेनिक मैटर, माइक्रोब्स की संख्या बढ़ गई, माइक्रोब्स ने किया डिकम्पोजिशन, माइक्रोब्स ने किया डिकम्पोजिशन, है ना, ऑर्गेनिक मैटर कम हो गया। लेकिन एक तरफ और दूसरा कंडीशन क्या हो रहा है, माइक्रोब्स जब बढ़ गए, संख्या बढ़ गई, तो उनकी बॉडी सोडी बनाने के लिए उनको नाइट्रोजन भी चाहिए।
नाइट्रोजन भी चाहिए। देखो, ऑन द अदर एंड इन दिस कंडीशन माइक्रो ऑर्गेनिज्म रिक्वायर लॉट ऑफ नाइट्रोजन फॉर द फॉर्मेशन ऑफ न्यू सेल्स एंड टिश्यूज। समझ में आ रहे हो से काय आ रहे हो से मन बेरो से समझ में आ रहे हो से हैं। आप चाहो तो बनाते रहो, एक वो डायग्राम बनाते रहो कि आपने क्या किया बताओ। पहले आपने ना वाइडर सीएन रेशियो वाला कंटेनिंग ऑर्गेनिक मैटर वो मिला दिया। ऑर्गेनिक मैटर विद वाइडर सीएन रेशियो वाला मिलाया तो नंबर ऑफ माइक्रोब्स बढ़ गए। बढ़ेंगे कि नहीं बढ़ेंगे भाई साहब, है ना। जब आपने जो है ना विस्तृत, हिंदी बोले तो विस्तृत CN अनुपात वाला जीवांश मिट्टी में बढ़ा दिया या जीवांश मिट्टी में मिला दिया, उससे क्या होगा बताओ। उससे ना माइक्रोब्स की संख्या कम हो जाएगी, बढ़ जाएगी, सूक्ष्म जीवों की संख्या बढ़ जाएगी। सूक्ष्म जीवों की संख्या बढ़ जाएगी तो क्या होगा, ऑर्गेनिक मैटर कम हो जाएगा, है ना। ऑर्गेनिक मैटर क्या होगा, डिक्रीज हो जाएगा, कम हो जाएगा। लेकिन साथ साथ ही दिक्कत एक और आ रही है, कि माइक्रोब्स को नाइट्रोजन चाहिए। N2 required to microbes for tissue and cell formation। हमारी बॉडी सोडी बनवा दो, थोड़ी नाइट्रोजन मंगवा दो। तो एक दो क्या हुआ, मैंने डाला ऑर्गेनिक मैटर, सूक्ष्म जीवों की संख्या बढ़ी, तो ऑर्गेनिक मैटर कम हुआ। ये तो एक कहानी हो गई। दूसरी तरफ क्या हुआ, नाइट्रोजन लेने सूक्ष्म जीव बढ़ गए माइक्रोब्स, और उनको अपनी बॉडी बनाने के लिए नाइट्रोजन चाहिए, प्रोटीन के लिए या बॉडी बनाने के लिए। मेनली किसकी बड़ी होती है, सेल, प्रोटीन की। उसके लिए क्या चाहिए, नाइट्रोजन। समझ में आगोगे नहीं, और आगे बढ़ते हैं। समझ में आ गया। अब इस समय क्या होती है, थोड़ा एक प्रॉब्लम और आ जाती है। प्रोटीन लिग्निन के साथ मिलकर एक जटिल पदार्थ बन जाता है, कॉम्प्लेक्स सबस्टांस बन जाता है। ये दूसरी घटना साइड में चल रही है, इससे नाइट्रोजन इकट्ठी हो जाएगी। दूसरी तरफ क्या हो रहा है, एक तरफ और क्या हो रहा है, प्रोटीन और लिग्निन का कॉम्प्लेक्स बन रहा है साइड में। मिट्टी के अंदर क्या हो रहा है, प्रोटीन और लिग्निन का कॉम्प्लेक्स, जिसको आप लिग्नोप्रोटीनेट कहते हैं। तो प्रोटीन प्लस लिग्निन कॉम्प्लेक्स बढ़ रहा है। कॉम्प्लेक्स बन रहा है, किसमें बढ़ रहा है, कृष्ण जी एक बार लाइट, गाल की लाइट, है ना। ये बढ़ गया तो एक कॉम्प्लेक्स मैटर बढ़ गया। ये घटना मतलब एक साइड में घटना चल रही है, इसमें मिट्टी के अंदर क्या हो रहा है, प्रोटीन और लिग्निन जुड़ रही है। इससे क्या होगा, नाइट्रोजन, प्रोटीन के अंदर नाइट्रोजन इकट्ठी हो जाएगी या नाइट्रोजन की मात्रा बढ़ जाएगी। नहीं, हाँ दोबारा देखो, मैंने ऑर्गेनिक मैटर डाला जिसका वाइड CN रेशियो था, उससे माइक्रोब्स की संख्या बढ़ गई। उससे क्या हुआ, कार्बन घट गया, या यूं कह दो ऑर्गेनिक मैटर कम हो गया। लेकिन माइक्रोब्स बढ़ने से उनको प्रोटीन चाहिए टिश्यू बनाने के लिए, ठीक है, आवश्यकता पड़ती है। और एक घटना हो रही है कि प्रोटीन लिग्निन के साथ कॉम्प्लेक्स बना के नाइट्रोजन बढ़ती जा रही है, क्योंकि प्रोटीन में क्या है, नाइट्रोजन है। समझ में आई। चलो थोड़ा सा एक बार आगे देख लेते, फिर मैं आपको दोबारा स्केच बनवाता हूं 1 मिनट के अंदर। देखो आया, देखो इसी समय प्रोटीन और लिग्निन क्या बन गया, कॉम्प्लेक्स, जटिल पदार्थ बन गया। इससे नाइट्रोजन बढ़ गई रे बाबा, मिट्टी में नाइट्रोजन इकट्ठी हो गई। एट द सेम टाइम प्रोटीन कंबाइन विद लिग्निन टू फॉर्म ए कॉम्प्लेक्स सबस्टेंस व्हिच रिजल्ट्स इन द अक्युमुलेशन ऑफ मोर नाइट्रोजन। नाइट्रोजन बढ़ गई रे बाबा, बढ़ गई। इससे क्या हुआ बताओ, कार्बन कम हो गया, नाइट्रोजन बढ़ गई है। अभी माइक्रोब्स चली गई, लेकिन माइक्रोब्स में चली गई नाइट्रोजन इकट्ठी होकर सारी की सारी, नहीं मिट्टी में तो कम हो गई और माइक्रोब्स को जरूरत पड़ गई तो माइक्रोब्स चली गई। अब तक तो नाइट्रोजन ज्यादा थी मिट्टी में, कार्बन हो गया था कम, लेकिन अब ये सारी नाइट्रोजन किसने ली, माइक्रोब्स में। तो माइक्रोब्स में धीरे धीरे मिट्टी में कम होने लगी, माइक्रोब्स बढ़ने लगी। ठीक है,
तो देखो एट द सेम टाइम प्रोटीन कम, ये तो हो गया ना, समझ में आ गया। आगे चलते आगे। इस प्रकार क्या होगा, ह्यूमस बनते टाइम कार्बन धीरे धीरे कम होता जा रहा है। कार्बन तो उड़ गया ना भाई साहब, कचरा टूट रहा है, ह्यूमस बन रही है, तो एक तरफ कार्बन घटता जा रहा है, नाइट्रोजन सूक्ष्म जीवों में जाती जा रही है। तो फलस्वरूप क्या हुआ, CN रेशियो, कार्बन तो घट गया, नाइट्रोजन बढ़ गया, तो CN रेशियो क्या होगा, नीचे वाली संख्या तो बढ़ गई। ये देखो ऊपर ऊपर कौन है सर, C, नीचे कौन है सर, N, यही तो है। तो कार्बन तो क्या हुआ, टूटता चला गया, इसलिए कार्बन की संख्या तो क्या हो गई, उल्टी कम हो गई। कार्बन डाइऑक्साइड टूट रहा था ना, कार्बोहाइड्रेट ऑर्गेनिक मैटर का, तो कार्बन घट गया, लेकिन नाइट्रोजन जो है ना इस समय बढ़ी हुई है माइक्रोब्स के अंदर, मिट्टी में नहीं, माइक्रोब्स चलेगी सारी सारी नाइट्रोजन। ठीक है, तो इस प्रकार देखो क्या हो रहा है, ह्यूमस बनते समय कार्बन टूटता जा रहा है, जबकि नाइट्रोजन माइक्रोब्स में इकट्ठी होती जा रही है। फलस्वरूप माइक्रोब्स के अंदर क्या हो गया, CN रेशियो देखो, कार्बन का घटना, नाइट्रोजन का बढ़ना, CN रेशियो कम हो गया, कम हो गया रे बाबा, कम हो गया। और कम होने को क्या बोलते हैं, नेरो, ना तेरो ना मेरो। कार्बन जारो है, नाइट्रोजन आरो है, मतलब कार्बन कम होता जा रहा है, नाइट्रोजन बढ़ता जा रहा है। तो माइक्रोब्स का CN रेशियो हो गया नेरो या कम, नहीं हुआ। अब मिट्टी में तो कमी होगी नाइट्रोजन, क्योंकि सारी की सारी नाइट्रोजन किसने ले ली, माइक्रोब्स ने। मिट्टी में तो कम हो गई नाइट्रोजन, क्योंकि सारी की सारी नाइट्रोजन किसने ले ली, माइक्रोब्स ने ले ली ना। तो सूक्ष्म जीवों में तो क्या हुआ, सूक्ष्म जीवों में तो नाइट्रोजन बढ़ गई, ले ली उन्होंने, और कार्बन हो गया, वो नाइट्रोजन बढ़ने से कार्बन क्या हो, कार्बन ज्यादा हो गया, या है सॉरी नाइट्रोजन बढ़ गई, ऑटोमेटिकली CN रेशियो क्या हो गया सूक्ष्म जीवों में, तो वहां तो हो गया ये घट गया। समझ में आएगा, दोबारा समझाऊं, अभी मैं एक बार स्केच बनाऊंगा पूरा, एक बार समझाने के बाद देखो पूरी समझ में आ जाएगी फिर आपको। तो सूक्ष्म जीवों में क्या हुआ, CN रेशियो हो गया, कैसे, कार्बन तो रह गया उनमें कम, और नाइट्रोजन उन्होंने ले ली बाहर से, क्योंकि उनको नाइट्रोजन रिक्वायरमेंट बढ़ गई थी ना थोड़ी देर पहले। तो धीरे धीरे क्या हुआ, हाँ तो हो गया CN रेशियो सिकुड़ गया भाई साहब। कैसे सिकुड़ा, कार्बन कम हो गया, माइक्रोब्स में बढ़ गई नाइट्रोजन, तो कार्बन कम हो गया, नाइट्रोजन बढ़ गई, ये घटना चल रही है इस समय। तो सूक्ष्म जीवों में देखो, ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ ह्यूमस, कार्बन वही ऊपर वाला है, इन द सॉइल इज क्विकली डिस्ट्रॉयड इन द फॉर्म ऑफ CO2 व्हाइल नाइट्रोजन कीप्स अक्यूमुलेटिंग इन द माइक्रोब्स, एज ए रिजल्ट द CN रेशियो नेरोज, नेरो मींस घट जाता है, घट जाता है, ठीक है, घट गया, घट गया कि नहीं घटा, और मैं समझा दूंगा, अभी स्केच बनवा दूंगा पूरा का पूरा छोटे छोटे अक्षरों में, यहां से लेके यहां तक मस्त तरीके से, लेकिन कोशिश करो अभी समझ में आ जाए थोड़ा। सूक्ष्म जीवों में क्या हुआ, ये देखो सूक्ष्म जीवों में क्या हुआ, मिट्टी में तो क्या हुआ, नाइट्रोजन कम होगी क्योंकि माइक्रोब से लेगी, और नाइट्रोकिरण क्रिया भी कम हो गई, और पौधे नाइट्रोजन की कमी दिखाने लग गए। देखो, thus when the amount of nitrogen in the soil decreases, the process of nitrification in the almost disappear, very low हो गई। नाइट्रिफिकेशन जानते हो, अमोनियम से नाइट्रेट बनना, एंड प्लांट स्टार्ट सफरिंग फ्रॉम नाइट्रोजन डेफिशिएंसी, और पौधों के तो बेचारों के ना नाइट्रोजन की कमी हो गई, मी हो गई, मी हो गई, ठीक है। अब माइक्रोब्स में नाइट्रोजन भरपूर हो गई। सूक्ष्म जीवों में क्या हुआ, देखो सूक्ष्म जीवों में CN रेशियो जो है ना, वो नाइट्रोजन बढ़ने से और कार्बन कम होने से CN रेशियो घट गया, और कार्बन जो है ना, कार्बन की मात्रा हाँ कम हो गई इसमें, या घट गई यूं कह सकते हैं, किसमें, माइक्रोब्स में। अब ऐसा होने से क्या होगा पता आपको, अब बेचारे जो है ना, इनकी धीरे धीरे इनकी हालत खराब हो जाएगी माइक्रोब्स की, क्योंकि उनको कार्बन मिलना तो कम हो गया, कार्बन मिलना तो, क्योंकि इनका फूड ही क्या है, कार्बन है। तो ऐसा होने पर जो जनरल इंटरेस्ट वाले जो माइक्रोब्स होते हैं, हेट्रोट्रोपिक बैक्टीरिया, उनकी सक्रियता कम हो जाएगी, और नाइट्रोजन की रिक्वायरमेंट भी घट जाएगी इनकी, क्योंकि माइक्रोब्स ही कम हो गए तो उनकी एक्टिविटी कम होगी, तो नाइट्रोजन कम हो जाएगी, उनको प्रोटीन बनानी नहीं है। और अब क्या होगा, मिट्टी में अमोनियम बनना शुरू हो जाएगा, किससे, उन माइक्रोब से, माइक्रोब्स टूटना शुरू हो जाएंगे और उनसे अमोनियम बनेगा, और वापस अमोनियम से नाइट्रीकरण क्रिया चालू होगी, और पौधे नाइट्रोजन लेने लग जाएंगे, जो जल निकास में नष्ट भी हो सकती है। तो ऐसा होने पर सामान्य हित वाले माइक्रोब्स की सक्रियता कम हो जाएगी, नाइट्रोजन की मांग भी कम हो जाएगी, और नाइट्रोजन जो माइक्रोब्स है वो टूटना शुरू हो जाएंगे, और माइक्रोब्स टूटने से वापस क्या होगा, प्रोटीन टूटेगी, तो प्रोटीन से अमीनो एसिड बनेंगे, अमीनो एसिड से अमोनिया और अमोनियम बन जाएंगे, और अमोनियम आते ही वापस नाइट्रीकरण शुरू हो जाएगा, क्योंकि अमोनियम से नाइट्रीकरण में नाइट्रेट बनता है, कर्ण अर्जुन बढ़ाते हैं,
और ये नाइट्रेट नाइट्रोजन या तो पौधे ले लेंगे या फिर जल निकास में नष्ट हो जाती है। अब एक बार इसका पूरा का पूरा स्केच बना लो मस्त वाला। पहले इंग्लिश वाला और देख लो ये। When this occurs, जब ऐसा हुआ, the activity of microbes having common interest reduces, hence the requirement for nitrogen also reduces, and as a result ammonium start forming from the nitrogen in the soil, and in this state the process of nitrification start again. This nitrate nitrogen start getting absorbed by the plants from the soil or gets destroyed in the drainage. अब मैं आपको एक बार पूरा स्केच यहां बनवा देता हूं, बनवा दूं? लो भाई साहब, अगर आपके पास किताब है, कॉपी है, नोट्स है, भगवान का दिया हुआ अगर सब कुछ है तो मस्त तरीके से इसको उतार लेंगे। देखो पहले क्या हो रहा है, बहुत अच्छे अच्छे हैंडराइटिंग में उतारना है और ज्यादा मोटा भी नहीं करना, फिर आएगा नहीं इसके अंदर, ये ना कम कर लेते इसको। सबसे पहले क्या किया, देखो आपने मिट्टी में मिलाया ऑर्गेनिक मैटर, और ऑर्गेनिक मैटर कौन सा मिलाया? ऑर्गेनिक मैटर एडिशन इन सॉइल, बोले तो मृदा मिलाया, मृदा में आ गया, मृदा में कार्बनिक पदार्थ। ध्यान से स्केच को बनाना, दिख रहा है सही? इससे क्या होगा, माइक्रोब्स की संख्या बढ़ गई, या यूं कह दो कि इसको आप तीर का निशान लगा दो, भाई ज्यादा किया आपने, ज्यादा कर दिया, बढ़ गए, है ना, ये बढ़ गई। ठीक है, ये हो गया, बढ़ गया। तो बात वही है, माइक्रोब्स की संख्या बढ़ गई, इससे नंबर ऑफ माइक्रोब्स इंक्रीज, या मृदा में सूक्ष्म जीव बढ़ गए, मृदा में सूक्ष्म जीवों की संख्या बढ़ गई, बढ़ गई के? हाँ सर, कैसे बढ़ी सर? खाने को मिलने लग गया उनको, मजे ही मजे हो गए इनके तो। इससे क्या होगा, ऑर्गेनिक मैटर टूट गया जी, डिकम्पोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर, ऑर्गेनिक मैटर क्या हो गया, इंक्रीज हो गया, यानी कि जीवांश पदार्थ का अपघटन अधिक हो गया। इससे जीवांश पदार्थ क्या हुआ, CO2 और जल बन के निकल गया। जीवांश में क्या हुआ, ऑर्गेनिक मैटर के साथ है वो CO2 और जल बन के निकल गया, CO2 बन के निकल गया और वाटर बन के निकल गया, है ना। जीवांश पदार्थ के साथ क्या हुआ, थोड़ा सा CO2 निकल गया, थोड़ा सा वाटर निकल गया, और ऑर्गेनिक मैटर की मात्रा क्या हो गई, कम हो गई। इससे क्या हुआ, अमाउंट ऑफ OM डिक्रीज, मृदा में जीवांश की मात्रा कम हो गई, मृदा में जीवांश पदार्थ क्या हो गया, कम हो गया, घट गया। ठीक है, अब एक तरफ क्या हो रहा है, दूसरी तरफ देखो माइक्रोब्स को भी नाइट्रोजन की जरूरत है। घटना नंबर 2 हो रही, माइक्रोब्स को चाहिए नाइट्रोजन फॉर सेल एंड टिश्यू फॉर्मेशन। माइक्रोब्स रिक्वायर नाइट्रोजन, माइक्रोब्स को नाइट्रोजन चाहिए, है ना। तो हिंदी में लिख देंगे सूक्ष्म जीवों को उत्तक व कोशिका निर्माण के लिए N2 चाहिए, N2 की आवश्यकता है, N2 चाहिए। ठीक है,
एक तरफ ये हो रहा है, एक घटना हो रही है यहीं भी कि प्रोटीन के साथ लिग्निन मिल रहा है, प्रोटीन प्लस लिग्निन का कॉम्प्लेक्स बन गया, जटिल बन गया, कॉम्प्लेक्स बन गया। तो कॉम्प्लेक्स ऑफ ये बढ़ गया, कॉम्प्लेक्स ऑफ प्रोटीन प्लस लिग्निन बढ़ गया कि नहीं बढ़ गया? सर बन गया। ठीक है, बढ़ गया। अब इससे क्या होगा, CO2 तो निकल गई उमस की, तो उमस निकलने से क्या होगा, माइक्रोब्स के अंदर, या यूं कहो कि मिट्टी में भी यही हालत है कि मिट्टी में CO2 निकलती गई, कार्बन तो कम होता गया और नाइट्रोजन बढ़ती जा रही है ना, नाइट्रोजन बढ़ती जा रही है, प्रोटीन लिग्निन कॉम्प्लेक्स बन रहा है। तो यहां पर मैं मिटा दूंगा इस साइड वाले को, इससे क्या हो रहा है, इस कॉम्प्लेक्स से मृदा में ना N2 हो गई इंक्रीज, इस समय तो जब तक माइक्रोब्स के अंदर नहीं जाएगी तब तो N2 तो बढ़ गई और CO2 के रूप में कार्बन हो गया कम, क्योंकि CO2 के रूप में निकल गया हो, है ना। तो मिट्टी में क्या हो रहा है, N2 डिक्रीज इन सॉयल, नहीं इंक्रीज हो रहा, N2 इंक्रीज इन सॉयल क्योंकि प्रोटीन लिग्निन कॉम्प्लेक्स बन गया और कुछ माइक्रोब्स को चाहिए अभी, क्यों कम होगी, और कार्बन हो गया कम, नीचे की तरफ तीर है और ये ऊपर की तरफ तीर है। ठीक है, क्यों ऐसा हुआ, क्यों हुआ, क्योंकि रिलीज एज CO2, कार्बन रिलीज या रिलीजिंग ऑफ CO2, ये सॉइल की कहानी चल रही है इस समय। ठीक है, सॉइल की कहानी चल रही है कि ह्यूमस जब बन रहा था ना डिकम्पोजिशन में, तो नाइट्रोजन तो क्या होता गया, बढ़ता गया, क्योंकि प्रोटीन लिग्निन बढ़ता गया, तो प्रोटीन में नाइट्रोजन तो होता है, तो नाइट्रोजन तो बढ़ रहा है मिट्टी में और CO2 के रूप में कार्बन कम हो गया, इससे CN रेशियो क्या हो गया, अच्छा फिर ये नाइट्रोजन जाना शुरू हो गई, इस समय CN रेशियो क्या है, कार्बन कम है नाइट्रोजन ज्यादा है, तो CN रेशियो क्या हो गया, कार्बन हो गया कम और नाइट्रोजन ज्यादा होने से CN रेशियो ये क्या हो गया, कम हो गया, डिक्रीज हो गया, डिक्रीज हो गया बेटा। लेकिन अब मिट्टी जब ये नाइट्रोजन चली गई ना माइक्रोब्स के अंदर, माइक्रोब्स ले ली भी नाइट्रोजन, N2 रीचेज इन माइक्रोब्स, क्योंकि माइक्रोब्स को आपको ऊपर आया था ना, इनको नाइट्रोजन की जरूरत है, देखो कोशिका बढ़ाने के लिए, तो माइक्रोब्स से लेगी नाइट्रोजन, तो नाइट्रोजन माइक्रोब्स द्वारा या सूक्ष्म जीवाणु द्वारा, सूक्ष्म जीवों द्वारा N2 ग्रहण कर ली गई, तो मृदा में नाइट्रोजन, अब की बार उल्टा हो गया, अब मिट्टी में नाइट्रोजन कम हो गया, तो नाइट्रोजन कम होते क्या हुआ, सही है, मिट्टी में नाइट्रोजन हो गई कम, तो नाइट्रीकरण क्रिया भी नहीं होगी, फिर नाइट्रोजन नहीं है तो, क्योंकि माइक्रोब्स भी अभी बटे सारे तो मृदा में N2 कम व नाइट्रिफिकेशन कम हो गया, नाइट्रिफिकेशन भी कम हो गया, क्योंकि अमोनियम नहीं है, अमोनियम कब आएगा, जब माइक्रोब्स मरेंगे, अभी तो माइक्रोब्स मरे ना भाई साहब। ठीक है, अब थोड़ा सूक्ष्म जीवों ने जिनको नाइट्रोजन मिली थी वो क्या कर रहे हैं इनके बारे में जानते हैं, दूसरे सीन पे चलते हैं। सीन नंबर 2 में क्या चल रहा है, माइक्रोब्स में नाइट्रोजन ज्यादा होगी क्योंकि वो खींच चुके नाइट्रोजन, N2 इन माइक्रोब्स, N2 इन माइक्रोब्स ये बढ़ गई। ठीक है, तो इससे क्या हुआ, मृदा में नाइट्रोजन कम हो गई, मृदा में N2 कम, और पौधों को नाइट्रोजन की कमी सताने लग गई फिर, और पौधों में N2 कम, पौधों भी कम हो गए, डेफिशिएंसी आ गई। और माइक्रोब्स में क्या है, माइक्रोब्स में नाइट्रोजन बढ़ी हुई है ना, कार्बन कम हो गया, ये तो पौधों में हो गया, माइक्रोब्स क्या नाइट्रोजन ले चुके हैं ना,
तो सूक्ष्म लिख लोगे इंग्लिश में भी, ये लिख लोगे N2 इन सॉइल, N2 इन सॉइल डिक्रीज, और यहां पर N2 इन प्लांट्स। चल रहा है? अरे पौधों की बात है, माइक्रोब्स की नहीं। माइक्रो पौधों को तो बेचारा मिट्टी में नहीं होगी तो कहां से मिलेगी? तो प्लांट्स में क्या होगी? नाइट्रोजन कम होगी, पौधों में भी कम होगी, क्योंकि सारी नाइट्रोजन कौन लेके बैठ गए? माइक्रोब्स, अपनी प्रोटीन बनाने के लिए। और माइक्रोब्स की क्या पोजीशन चल रही है? माइक्रोब्स में इस समय नाइट्रोजन भरपूर है। इन माइक्रोब्स, सूक्ष्म जीवों में N2 इज मोर, N2 इज मोर, क्योंकि वो टिश्यूज बढ़ा लिया उन्होंने। एंड कार्बन इज लो, कार्बन इज लो। ठीक है, थोड़ा ध्यान लगा बाबा को जब आओगो। अब क्या होगा बताओ? अब भाई साहब ये माइक्रोब्स भी धीरे धीरे मरने लग जाएंगे, माइक्रोब्स भी धीरे धीरे मरने लग जाएंगे। परपोषी की सक्रियता कम हो जाएगी। देखो माइक्रोब्स की एक्टिविटी हो जाएगी कम, एक्टिविटी ऑफ माइक्रोब्स ये हो जाएगी कम, सूक्ष्म जीवों की सक्रियता कम। अब सूक्ष्म जीवों की सक्रियता कम होगी तो नाइट्रोजन रिक्वायरमेंट भी कम हो जाएगा। माइक्रोब्स मरने लग जाएंगे, उनकी एक्टिविटी कम हो जाएगी। तो इससे क्या होगा? एक्टिविटी ऑफ माइक्रोब्स कम होगी तो, या इसको हिंदी में और लिख रहा हूं मैं नीचे वाले को ही, सूक्ष्म जीवों की सक्रियता कम, यानी कि माइक्रोब्स काम करना कम कर देंगे, मरना चालू हो जाएंगे वो। क्यों मरेंगे? तो क्या होगा? लो फिर लागे थोड़ा पास कर देना। माइक्रोब्स जो है ना वो टूटना शुरू हो जाएगी। माइक्रोब्स बोर्ड पे सुनिए, माइक्रोब्स मरना शुरू हो जाएंगे बेटा। और माइक्रोब्स जो है ना, माइक्रोब्स से प्रोटीन चालू हो जाएगी बढ़ना, प्रोटीन, या माइक्रोब्स में प्रोटीन टूटने लग जाएगी। अब प्रोटीन का अपघटन होना शुरू हो जाएगा। अपघटन होगा तो क्या होगा? अमोनियम आ जाएगी मृदा के अंदर, और अमोनियम आ गया तो क्या चालू हो जाएगा? नाइट्रिफिकेशन चालू हो जाएगा। नाइट्रिफिकेशन या नाइट्रीकरण बढ़ जाएगा, और नाइट्रीकरण बढ़ गया तो फिर वापस नाइट्रेट आने लग जाएंगे मिट्टी में। नाइट्रेट मिट्टी में आ जाएगी और पौधों को मिलना शुरू, अवेलेबल टू प्लांट्स। ऐसा चलता है, CN रेशियो ऐसे इफेक्ट करता है ना? या फिर पौधों को मिल जाएगी या फिर वाटर ड्रेनेज से खत्म हो जाएगी। N2 इन वाटर ड्रेनेज, डेस्ट्रॉयड, ऐसे हो जाएगा। एक बार फिर से बता दूं मैं, सारी की सारी लिखी हुई डायरेक्ट कंप्यूटर से ही है, बता दूं? चलो शुरू कर दूं। लो भाई, ये चालू हो रही थी आपकी यहां से, यहां से, यहां से, यहां से, यहां से, यहां से, ये रहा कि मिट्टी में जैसे ही आपने ऑर्गेनिक मैटर मिलाया, ऑर्गेनिक मैटर का CN रेशियो क्या था? ज्यादा था, मतलब कार्बन थी ज्यादा, नाइट्रोजन था कम, 30:1 ज्यादा था। तो मिलाने से when the CN ratio, when the organic matter with wider CN ratio more than 30:1 are incorporated in the soil, तो क्या होगा बताओ? तो मिट्टी में ये माइक्रोब्स बढ़ जाएंगे जो इनको खाते हैं, कॉमन इंटरेस्ट वाले। तो मृदा में इस प्रकार के कार्बनिक पदार्थों की अधिकता से सामान्य रुचि वाले माइक्रोब्स की संख्या बढ़ जाएगी। इंग्लिश में भी यही लिखा हुआ है कि द प्रीडोमिनेंस ऑफ सच ऑर्गेनिक मैटर in the soil leads to a rapid increase in the number of heterotrophic microbes, बढ़ जाएगी। तो कोई दिक्कत नहीं, सीधा है। तो अब माइक्रोब्स ने क्या किया? इनको ब्रेक डाउन कर दिया, ये इंग्लिश में आ गया, ड्यू टू द एक्शन ऑफ, सही पढ़ रहे ना थोड़ा। ये माइक्रोब्स क्या करेंगे? CO2 और ऊर्जा के रूप में इसको तोड़ना शुरू कर देंगे, कार्बनिक पदार्थ को या जीवांश पदार्थ को।
जिससे धीरे धीरे जीवांश पदार्थ क्या हो जाएगा, मिट्टी में कम हो जाएगा। तो ड्यू टू द एक्शन ऑफ माइक्रोब्स मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिक मैटर इन द सॉइल इज क्विकली डिकम्पोज्ड इनटू CO2 एंड एनर्जी ड्यू टू विच द अमाउंट ऑफ ऑर्गेनिक मैटर डिक्रीज। तो सिंपल है, याद रख दो। अब घटना नंबर 2 क्या हो रही है, उधर माइक्रोब्स को ना बॉडी सोडी बनानी से है, दूसरी तरफ माइक्रोब्स को क्या चाहिए, नाइट्रोजन चाहिए टिश्यूज बनाने के लिए और बॉडी बनाने के लिए। ऑन द अदर हैंड इन दिस कंडीशन माइक्रोब्स रिक्वायर ए लॉट ऑफ नाइट्रोजन फॉर फॉर्मेशन ऑफ न्यू सेल्स एंड टिश्यूज। करेक्ट। अब एक घटना तो होगी, लेकिन अभी प्रोटीन जो नाइट्रोजन प्रोटीन के अंदर है वो लिग्निन के साथ जुड़ गई। देखो इस समय प्रोटीन लिग्निन के साथ जुड़ के कॉम्प्लेक्स बन गया, प्रोटीन लिग्निन या लिग्नोप्रोटीनेट कॉम्प्लेक्स, इसलिए मिट्टी में नाइट्रोजन इकट्ठी हो गई। तो इस समय मिट्टी में नाइट्रोजन ज्यादा हो गई, कचरा टूट गया तो कार्बन कम हो गया। हुआ कि नहीं हुआ, और हुआ कि नहीं हुआ। एट द सेम टाइम प्रोटीन कंबाइन विद लिग्निन टू फॉर्म ए कॉम्प्लेक्स सबस्टेंस व्हिच रिजल्ट्स इन द अक्युमुलेशन ऑफ मोर नाइट्रोजन। नाइट्रोजन बढ़ गई, क्योंकि लिग्नोप्रोटीनेट बढ़ गया तो नाइट्रोजन बढ़ गई मिट्टी में। लेकिन अब इसको माइक्रोब्स खा जाएंगे। लेकिन पहले एक बार यहां तक देखो, इस प्रकार हुमस जब बना, हुमस बनते टाइम क्या हुआ, मिट्टी में CO2 तो कम हो चुकी है, कार्बन घटता चला गया, नाइट्रोजन बढ़ती चली गई। और जब कार्बन घटता है ना और नाइट्रोजन बढ़ता है तो CN रेशियो कम हो जाएगा या छोटा हो जाएगा या नेरो हो जाएगा, क्योंकि नीचे की संख्या बढ़ गई, ऊपर वाली कम रह गई। तो ऑटोमेटिक क्या होगा, CN रेशियो कम आ जाएगा या नेरो आ जाएगा। ये देखो ये माइक्रोब्स है। थस ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ ह्यूमस in carbon in the soil is quickly destroyed in the form of CO2 while nitrogen keeps accumulating in the microorganism. as a result microorganism आ गए सारी की सारी, खींच ली उन्होंने, उनको रिक्वायरमेंट तो माइक्रोब्स ने खींच ली है ना भाई। फलस्वरूप क्या होगा, कार्बन हो गया कम, नाइट्रोजन हो गई ज्यादा, तो CN रेशियो क्या हो गया, संकुचित हो गया, कम हो गया। अब नाइट्रोजन सारी माइक्रोब्स में आ गई तो क्या होगा, मिट्टी में नाइट्रोजन की कमी हो जाएगी। ये देखो मृदा में नाइट्रोजन की मात्रा कम हो जाती है क्योंकि सारी उन्होंने ले ली। अब नाइट्रीकरण भी कम हो जाएगा क्योंकि टूटने के लिए प्रोटीन भी नहीं बची। माइक्रोब्स तो अपनी बॉडी सोडी बना के बड़े मस्त हो रहे हैं, और पौधों के नाइट्रोजन की कमी हो जाती। थस व्हेन द अमाउंट ऑफ नाइट्रोजन इन द सॉइल डिक्रीजेस द प्रोसेस ऑफ नाइट्रिफिकेशन इन द सॉइल ऑलमोस्ट डिसअपीयर या वेरी लो एंड प्लांट स्टार्ट सफरिंग फ्रॉम नाइट्रोजन डेफिशिएंसी। अब माइक्रोब्स की कहानी क्या होगी, माइक्रोब्स तो नाइट्रोजन बहुत बढ़ चुकी है, माइक्रोब्स में तो CN रेशियो संकुचित हो गया कि नीचे वाली संख्या बड़ी हो गई। देखो नाइट्रोजन हो गया ज्यादा, कार्बन हो गया कम, और कार्बन की मात्रा घटना शुरू हो गई किसमें, माइक्रोब्स पे। अब माइक्रोब्स की हालत ये होगी कि उनको नाइट्रोजन चाहिए और कार्बन धीरे धीरे उनका नाइट्रोजन तो बढ़ता गया, कार्बन कम होता गया। लेकिन जब कचरा ही कम हो गया ना, ऑर्गेनिक मैटर ही कम हो गया, तो पता क्या होगा, जब कार्बन ही कम हो गया मिट्टी के अंदर या ऑर्गेनिक मैटर कम हो गया तो माइक्रोब्स की संख्या घटना शुरू हो जाएगी। ऐसा होने पर सामान्य हित वाले प्रपोषित जीवों की सक्रियता हो जाएगी कम, क्योंकि खाएंगे क्या, जब कार्बन ही कम हो गया, मिट्टी में कचरा तो सड़ गया सारा का सारा, और नाइट्रोजन की डिमांड भी कम हो जाएगी, और माइक्रोब्स की बॉडी अब टूटना शुरू हो जाएगी। देखो इस दशा में नाइट्रीकरण चालू हो जाएगा क्योंकि अमोनियम आ जाएगा। जब भी कोई प्रोटीन टूटता है तो अमीनो एसिड से अमोनियम बनता है, और अमोनियम का हो रहा है नाइट्रीकरण, और वापस नाइट्रेट आना शुरू हो गई। तो नाइट्रेट या तो पौधे ले लेंगे या वाटर डंडे से बाहर चली जाती है। मुझे लगता है शायद समझा पा रहा हूं, मेरी बात समझ में आ रही है, जिसने ध्यान लगाया उसको दो। तो व्हेन दिस अकर्स, जब ऐसा होता है, कैसा होता है कि कार्बन घटता जा रहा है, नाइट्रोजन बढ़ती जा रही है, तो व्हेन दिस अकर्स द एक्टिविटी ऑफ हैविंग कॉमन इंटरेस्ट, उन माइक्रोब्स की एक्टिविटी भी कम हो जाएगी ऑर्गेनिज्म की। हेंस द रिक्वायरमेंट फॉर नाइट्रोजन आल्सो रिड्यूसेस, और उनकी नाइट्रोजन की रिक्वायरमेंट भी कम हो जाएगी क्योंकि खुद ही कम हो गए। फिर क्या होगा, अमोनियम स्टार्ट हो जाएगा बनना, किससे, माइक्रोब्स की बॉडी टूट टूट के अमोनियम स्टार्ट्स फॉर्मिंग नाइट्रोजन, और वो नाइट्रेट के रूप में कन्वर्ट होना शुरू हो जाएगी। इन दिस स्टेट द प्रोसेस ऑफ नाइट्रिफिकेशन स्टार्ट, और अब नाइट्रेट जो बनी गया तो पौधे ले लेंगे या पानी के साथ वो नीचे चली जाएगी, लीचिंग हो जाएगी या बाहर निकल जाएगी। तो ये कहानी होती है। अब हम लोग पढ़ेंगे इसका महत्व क्या है, CN रेशियो का महत्व पढ़ेंगे बेटा। क्या पढ़ेंगे, महत्व, इंपॉर्टेंस क्या है। पानी लो, कुछ बैठा क्या समझ में, देखना बेटा बहुत इजी है। दो महत्व है इसके, CN रेशियो के दो महत्व है। दो क्या क्या है, आपका जो 2 नंबर पे हो मेरे 1 नंबर पे है,
और आपका जो 1 नंबर पे वो मैंने 2 नंबर पे डाला, इसमें उल्टा कर दिया। 2 इंपॉर्टेंट रीजन देखो, द इंपॉर्टेंस ऑफ कार्बन नाइट्रोजन रेशियो इन द सॉइल इज मेनली ड्यू टू 2 रीजंस। ठीक है, जब कोई ऐसी मिट्टी का CN रेशियो ज्यादा होता है, सबको पता है, महत्व पढ़ेंगे हम, तो CN रेशियो अगर मिट्टी का ज्यादा होता है ना भाई साहब, तो माइक्रोब्स की एक्टिविटी ज्यादा होती है। यही तो हुआ था पहले कि जब आपने कचरा डाला था जिसका CN रेशियो ज्यादा था, तो माइक्रोब्स की संख्या भी बढ़ गई थी, और माइक्रोब संख्या बढ़ गई तो उसका विच्छेदन ज्यादा हुआ था, फिर वो सड़ गया था, जिससे नाइट्रोजन, अब जिसकी वजह से क्या हुआ था पता आपको, उन माइक्रोब्स को ज्यादा नाइट्रोजन की जरूरत पड़ गई थी। ध्यान है किसी को? नहीं ध्यान है। ये सेम मिलता जुलता ही है। जब भी कोई ऑर्गेनिक मैटर डाला माइक्रोब्स की एक्टिविटी को भी बढ़ा डाला, जिससे ऑर्गेनिक मैटर का डिकम्पोजिशन या विच्छेदन ज्यादा हुआ। अब उन माइक्रोब्स को नाइट्रोजन चाहिए, यही तो आया था ऊपर भी, नाइट्रोजन चाहिए, और नाइट्रीकरण के लिए उनको अमोनियम मिल नहीं रहा, क्योंकि अमोनियम तब मिलेगा ना भाई साहब जब वो माइक्रोब्स मरेंगे तब। ठीक है, अब ऐसी कंडीशन में क्या होगा पता आपको? ऐसी दशा में, चलो इसको देख लो, व्हेन CN रेशियो इज वाइड, जब किसी ऑर्गेनिक मैटर का या किसी भी मिट्टी का CN रेशियो वाइड होता है तो माइक्रोब्स ज्यादा हो जाते हैं, एक्टिविटी ऑफ माइक्रोब इज आल्सो हाई, एज ए रिजल्ट देयर इज मोर डिकम्पोजिशन, उससे मोर डिकम्पोजिशन होता है, ज्यादा डिकम्पोजिशन होता है, ड्यू टू विच दे रिक्वायर ए लॉट ऑफ नाइट्रोजन, और उनको डिकम्पोजिशन करने के लिए नाइट्रोजन चाहिए माइक्रोब्स को बॉडी बनाने के लिए। एंड अमोनियम नाइट्रोजन इज नॉट अवेलेबल फॉर द नाइट्रिफिकेशन, और अमोनियम है नहीं। सही चल रहा है? ऐसा कैसा ही। अब इसमें क्या होगा बताओ, ना तो अमोनियम रही ना उससे नाइट्रेट बन पा रही, तो पौधों के पास नाइट्रेट कम हो जाएगी बेटा। प्लांट्स के साथ क्या होने वाला बताओ? नाइट्रेट कम हो गई। ये तो अभी तक तो वो वही सेम कहानी है, सेम नहीं। जब भी कोई कचरा डाला, माइक्रोब्स की संख्या बढ़ा डाला, माइक्रोब्स ने डिकम्पोजिशन किया, लेकिन माइक्रोब्स को नाइट्रोजन भी चाहिए बॉडी बनाने के लिए। ठीक है, और नाइट्रीकरण हो नहीं पा रहा क्योंकि अमोनियम है नहीं। तो अब क्या होगा बताओ? नाइट्रोजन की कमी पौधों को होगी कि नहीं? सेम ही तो वैसा का वैसे हूबहू। इन सच कंडीशन द प्लांट्स दैट ग्रो ऑब्टेन लेस नाइट्रेट नाइट्रोजन। अब संघर्ष शुरू हो जाएगा, माइक्रोब्स को चाहिए, माइक्रोब्स को भी नाइट्रोजन चाहिए। क्यों? माइक्रोब्स को भी नाइट्रोजन चाहिए और पौधों को भी नाइट्रोजन चाहिए, दोनों में लड़ाई शुरू हो जाएगी। तो इन सच कंडीशन द प्लांट दैट ग्रो ऑब्टेन लेस नाइट्रेट नाइट्रोजन, पौधों को मिली नहीं, लेकिन देखो विस्तृत CN रेशियो होने से नाइट्रोजन के लिए सूक्ष्म जीवों में और पौधों में लड़ाई चालू हो गई, क्योंकि पौधे तो ये चाहते हैं कि माइक्रोब्स मरे और उनसे अमोनियम बन के नाइट्रेट बन जाए, और माइक्रोब्स चाहते हैं कि उनको नाइट्रेट मिले, ताकि नाइट्रोजन मिले ताकि उनकी बॉडी बन जाए। समझ में आई बात? दोनों की लड़ाई शुरू होगी, धमाधम चालू होगी। Therefore, when CN ratio is wide, there is कंपटीशन बढ़ जाएगा। CN रेशियो वाइड का मतलब नाइट्रोजन धीरे धीरे कम होगी मिट्टी में, तो लड़ाई नहीं। वाइड कब होता है? वाइड ज्यादा को बोलते हैं। और ज्यादा कब हुआ? CN रेशियो ज्यादा कब हुआ? जब नाइट्रोजन घट गई, ऊपर C/N, ये कम होगा ना तो भी उत्तर इसका ज्यादा आएगा, वाइड हो जाएगा CN रेशियो। ये तो आपको आना चाहिए, तब समझ में आएगा ये। तो दोनों में कंपटीशन चालू हो गया, समझ में आई? तो व्हेन CN रेशियो इज वाइड, यानी कि नाइट्रोजन कम होने से वाइड हो गया, देयर इज ए कंपटीशन फॉर नाइट्रोजन बिटवीन सोइल ऑर्गेनिज्म एंड हायर प्लांट्स। अब इसका फायदा क्या हुआ? धीरे धीरे माइक्रोब्स भी कम हो गए। सेम ही तो कहानी ऐसे पहले हुआ था। इसका फायदा क्या हुआ कि माइक्रोब्स की संख्या कम हो गई। अब माइक्रोब संख्या कम हो गई तो अमोनियम आयन क्या होंगे? नाइट्रेट में बदलना शुरू हो जाएंगे, और नाइट्रेट में बदलने से या तो पौधे ले लेंगे उसको, और या फिर जल निकास से, यानी कि लीचिंग के साथ। जल निकास का मतलब पानी का नीचे जाना भी जल निकास है, उससे ये बाहर चले जाएंगे मिट्टी से, या नष्ट हो जाएंगे, यूं कह दो एक तरह से। बेटा ये देखो, द एडवांटेज ऑफ दिस कंपटीशन, इस कंपटीशन का एडवांटेज क्या होगा? व्हेन द नंबर ऑफ हेटेरोट्रोपिक बैक्टीरिया ऑफ कॉमन इंटरेस्ट डिक्रीजेस, उनकी संख्या कम हो जाएगी, माइक्रोब्स की बेचारे मरमरा जाएंगे बिना नाइट्रोजन के, और देन बिना कार्बन के, क्योंकि कचरा भी नहीं रहा ना खाने के लिए। देन अमोनियम आयंस आर कन्वर्टेड नाइट्रेट, तो उनका जो अमोनियम आयन है बॉडी का, वो नाइट्रेट बनना शुरू हो जाएगा नाइट्रिफिकेशन में, और उसको या तो पौधे ले लेंगे या फिर वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा। ठीक है, लेकिन ज्यादातर क्या होगा? ये डिस्ट्रॉय नहीं होगा, परंतु ये नाइट्रेट क्या होगा? जल निकास साथ नष्ट नहीं होगा, और सूक्ष्म जीवों के अंदर वापस जाना शुरू हो जाएगा और मिट्टी में रहने लग जाएगा। जब सूक्ष्म जीवों की क्रिया कम होगी तो CN रेशियो क्या होगा? माइक्रोब्स मरेंगे तो CN रेशियो वापस नाइट्रोजन के बढ़ने से
कम हो जाएगा। दोबारा, जब नाइट्रेट मान लो नहीं गई, जल निकास से नष्ट नहीं हुई, मान लेते ये हुआ है ना, नहीं हुई, तो क्या होगा फिर, ये माइक्रोब्स की बॉडी में चली जाएगी, प्रोटीन में, और माइक्रोब्स क्या होंगे धीरे धीरे, फिर धीरे धीरे क्या होंगे, कार्बन तो कम हो गया और माइक्रोब्स में नाइट्रोजन बढ़ गई, और सूक्ष्म जीव की क्रिया भी कम हो जाएगी, कार्बन है ही नहीं खाने के लिए, और कार्बन कम है, नाइट्रोजन बढ़ना शुरू हो गई, माइक्रोब्स टूट टूट के आने लग गए, तो CN रेशियो क्या हो गया, नाइट्रोजन के बढ़ने से कम हो गया, और सूक्ष्म जीवों और पौधों में अब कंपटीशन नहीं रहा, क्योंकि माइक्रोब्स ही मर गए, कंपटीशन कहां से होगा, है ना, स्पर्धा होगी नहीं, और नाइट्रेट पौधों को मिलना शुरू हो जाएगी। दोबारा देखो, बट दीज नाइट्रेट आर नॉट डेस्ट्रॉयड, मान लेते हैं डेस्ट्रॉयड नहीं हुई बाय द वाटर ड्रेनेज, बट आर कन्वर्टेड इनटू प्रोटीन लाइक कंपाउंड्स बाय माइक्रोब्स, माइक्रोब्स की प्रोटीन में जाके बढ़ गई, एंड रिमेन परमानेंट इन द सोइल, अब माइक्रोब्स मरेंगे तो अंदर परमानेंट सोइल में रहेगी। व्हेन द एक्टिविटी ऑफ माइक्रोऑर्गेनिज्म स्टार्ट डिक्रीजिंग, चूंकि अब कार्बन ही नहीं रहा, कार्बन तो तोड़ लिया पूरा, ऑर्गेनिक मैटर कम हो गया, तो माइक्रोब्स की एक्टिविटी कम हो जाएगी, और CN रेशियो क्या हो जाएगा, नाइट्रोजन बढ़ गई, कार्बन कम हो गया, बढ़ना शुरू हो जाएगा, एंड देयर इज नो कंपटीशन बिटवीन माइक्रोब्स एंड प्लांट्स, एंड नाइट्रोजन इज ऑब्टेन्ड बाय द प्लांट्स, प्लांट्स को मिलना शुरू हो जाएगी। रिपीट करो, कर देता हूं, देखो रिपीट आते कर देता हूं, जब आपने ज्यादा CN रेशियो वाला ऑर्गेनिक मैटर मिला है, जब ज्यादा CN रेशियो वाला ऑर्गेनिक मैटर मिला है, तो माइक्रोब्स की संख्या बढ़ गई, माइक्रोब्स बढ़ गए तो विच्छेदन यानी कि अपघटन या डिकम्पोजिशन बढ़ गया। अब माइक्रोब्स को चाहिए नाइट्रोजन, और अमोनियम मिल नहीं रही नाइट्रेट के लिए, पूरा वर्ड टू वर्ड देखो, CN रेशियो काफी ज्यादा होता है तो माइक्रोब्स की संख्या बढ़ती है। ज्यादा कब होता है, जब कार्बन ज्यादा होता है, कचरा ज्यादा होता है, ऑर्गेनिक मैटर ज्यादा होता है, तो माइक्रोब्स की एक्टिविटी ज्यादा हो जाती है, खाने का माल आ गया तो फलस्वरूप विच्छेदन ज्यादा होता है, अब कचरे को तोड़ेंगे तो क्या होगा, नाइट्रोजन की जरूरत पड़ेगी माइक्रोब्स को बॉडी बनाने के लिए, और अब नाइट्रेट आ नहीं रही, क्योंकि अमोनियम तो है ही नहीं, सारे के सारे माइक्रोब्स मरे ही नहीं, अभी तो बढ़ गए उल्टे, है ना भाई। अब देखो इंग्लिश में ये वाला, when CN ratio is wide, then the activity of microbes is also high, as a result there is more decomposition, due to which they require a lot of nitrogen, and ammonium nitrogen is not available for nitrification, क्योंकि नाइट्रिफिकेशन में अमोनियम अवेलेबल होगी नहीं, माइक्रोब्स मरेंगे तब होगी ना। अब ऐसी दशा में क्या होगा, जो पौधे होंगे कि उनको नाइट्रोजन है ना मिलेगी नहीं, कम मिलेगी ना, कम प्राप्त होती है। इन सच कंडीशंस द प्लांट दैट ग्रो ऑब्टेन लेस नाइट्रोजन, लेकिन अब पता क्या होगा, अब भाई साहब, हाँ CN रेशियो ज्यादा होने से अब नाइट्रोजन बढ़ना शुरू हो जाएगी, ठीक है। CN रेशियो वाइड है, CN रेशियो वाइड का मतलब बस सॉरी, कार्बन ज्यादा इस समय तो नाइट्रोजन कम है, तो CN रेशियो क्या हो गया, विस्तृत हो गया, विस्तृत का मतलब ऊपर वाली संख्या बढ़ी है, नाइट्रोजन कम हो गई, और दोनों के बीच में कंपटीशन हो गया नाइट्रोजन के लिए, क्योंकि इस समय कार्बन तो है, माइक्रोब्स को भी कार्बन चाहिए, पौधों को, माइक्रोब्स को भी नाइट्रोजन चाहिए, पौधों को भी नाइट्रोजन चाहिए, तो नाइट्रोजन घटती जा रही है, कार्बन वैसा का वैसा ही है, तो क्या हो गया, दोनों में कंपटीशन चालू हो गया, समझ रहे हो क्या, नाइट्रोजन घट गई। अब इसका फायदा हुआ, लेकिन ये देखो, ये पढ़ लेना, देयरफॉर व्हेन CN रेशियो इज वाइड मतलब नाइट्रोजन कम है, देयर इज कंपटीशन फॉर नाइट्रोजन बिटवीन सोइल ऑर्गेनिज्म एंड हायर प्लांट्स, लेकिन इसका फायदा हुआ, फायदा क्या हुआ, धीरे धीरे माइक्रोब्स की संख्या हो गई कम, नहीं माइक्रोब्स मरना शुरू हो गए, तो उनकी अमोनियम जो थी ना, बॉडी की अमोनियम, सारे प्रोटीन के बने होते माइक्रोब्स, तो उनकी अमोनियम नाइट्रेट बनना शुरू हो गई, और वो या तो जल निकास से नष्ट हो गई, मतलब नीचे लीचिंग हो गई उसकी, या फिर पौधों ने ले ली या माइक्रोब्स ने ले ली। तो द एडवांटेज ऑफ दिस कंपटीशन दैट व्हेन द नंबर ऑफ हेटेरोट्रोपिक बैक्टीरिया ऑफ कॉमन इंटरेस्ट डिक्रीजेस, द अमोनियम आयंस आर कन्वर्टेड इनटू नाइट्रेट बाय द प्रोसेस ऑफ नाइट्रिफिकेशन व्हिच कैन बी डिस्ट्रॉयड बाय वाटर ड्रेनेज। लेकिन मान लो ये नहीं हुई, मान लो ये नष्ट नहीं हुई, ये नाइट्रेट मान लो नहीं हुई, और माइक्रोब्स के अंदर जाके प्रोटीन बढ़ गई, बॉडी बढ़ गई उनकी, लेकिन माइक्रोब्स धीरे धीरे क्या होगा, अब नाइट्रोजन तो है माइक्रोब्स के पास, प्रोटीन तो है, बट खाने के लिए कार्बन नहीं है, तो मरना शुरू हो जाएंगे, मरना शुरू होगा तो क्या होगा, नाइट्रोजन तो हो गया ज्यादा, वो तो है ही के भाई, नाइट्रोजन तो हो गया ज्यादा, क्योंकि नाइट्रोजन बढ़ गया, जब मरेंगे तो उनकी नाइट्रेट आना शुरू हो जाएगी, टूट टूट के अमोनियम बन के नाइट्रेट बन के, और CN रेशियो जो है ना, नाइट्रोजन बढ़ जाएगा, और माइक्रोब्स और इनके बीच में कंपटीशन नहीं होगा, क्योंकि क्या हो गया, टूटने लगे ना, अमोनियम आयन टूटने लगे, नाइट्रेट बढ़ने लगे, तो नाइट्रोजन बढ़ गई, अब कंपटीशन हो गया खत्म, बस यही है। देखो, बट दीज नाइट्रेट आर नॉट डिस्ट्रॉयड बाय द वाटर ड्रेनेज, मान लेते ऐसा हुआ, बट आर कन्वर्टेड इनटू प्रोटीन लाइक कंपाउंड्स इन माइक्रोब्स एंड रिमेन परमानेंट इन द सोइल। व्हेन द एक्टिविटी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म स्टार्ट डिक्रीज करना शुरू हो गई, CN रेशियो स्टार्ट बिकमिंग नैरो। नैरो क्या हुआ, क्योंकि नाइट्रोजन बढ़ रही है, कार्बन वो का वही है या कम हो रहा है,
देयर इज नो कंपटीशन बिटवीन माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड प्लांट्स एंड नाइट्रेट नाइट्रोजन ऑब्टेन्ड बाय द प्लांट्स। यह पहला फायदा या पहला इंपॉर्टेंस। दूसरा क्या है कि रेशियो ना स्थिर रहता है बेटा, CN रेशियो जो होता है वो चेंज नहीं होता है। तो इससे आप किसी के बारे में कुछ भी, जैसे आपको कार्बन पता है तो उससे नाइट्रोजन का आइडिया लग जाएगा मिट्टी में कितनी, और नाइट्रोजन पता है तो कार्बन का आइडिया लग जाएगा, नहीं लगेगा? जैसे मान लेते हैं कि कार्बन है आधा तो नाइट्रोजन 5 है, क्योंकि 10:1 में तो रहते ही। कार्बन मान लेते हैं 1 है तो नाइट्रोजन 10 है, क्योंकि 10:1 ही तो सॉरी मान लेते, उल्टा हो गया। मान लेते कार्बन 10 है तो नाइट्रोजन 1 है, कार्बन 10 है तो नाइट्रोजन 1 है, और कार्बन अगर 1 है तो नाइट्रोजन 1/10 है। आइडिया नहीं लग रहा है क्या भाई साहब? आपने मान लेते हैं कि आपको पता लगा आपके मिट्टी में ना नाइट्रोजन मान लेते हैं %, है 0.5% नाइट्रोजन, आधा। तो बताओ कार्बन कितना आएगा? माना ये आधा है, ये आधा है ये, तो ये कितना आएगा? आप कहेंगे सर 5 आएगा। 5 ही तो आएगा, क्योंकि 10:1 रहता है ना, 10:1। तो ये 5 है, 0, ये 5 है, तो ये कितना आएगा नाइट्रोजन? C और N। तो 5 है तो 0.5 आएगा, तभी तो ये कट के कितना हो जाएगा? 10:1 हो जाएगा। तो ये भी इंपॉर्टेंस है कि अनुपात स्थिर रहता है। इससे कार्बनिक पदार्थ का जो है ना संधारण मतलब कैलकुलेशन करना, ये संधारण आएगा, साधारण नहीं है मुझे लग रहा है उन्होंने संधारण आएगा ये यहां पर ना संधारण वर्ड आएगा, संधारण, कि कार्बनिक पदार्थ कितना होगा वो नाइट्रोजन पे डिपेंड करता है। संधारण आएगा, संधारण वर्ड आएगा बेटा, ठीक है? संधारण, अरे फिक्स रेशियो है ना, तो ऑर्गेनिक मैटर का या कार्बन का इससे आइडिया लग जाएगा आपको, कार्बनिक पदार्थ का भी आइडिया लग जाएगा, क्योंकि कार्बन के हिसाब से कार्बनिक पदार्थ होता है। अभी बताऊंगा क्या रेशियो में होते हैं सभी। तो ये अनुपात क्या होता है? जनरली फिक्स रहता है। फिक्स रहने से कार्बनिक पदार्थ का जो नाइट्रोजन संधारण है वो भी फिक्स रहता है। देखो नाइट्रोजन लेवल, द रेशियो इज नियरली कांस्टेंट एंड इट इज बीइंग कांस्टेंट अमाउंट ऑफ ऑर्गेनिक मैटर इन द सोइल डिपेंड्स ऑन द नॉर्मल नाइट्रोजन लेवल। नहीं तो ये दिस रेशियो इज नियरली कांस्टेंट, लगभग ये कांस्टेंट रहता है, और कांस्टेंट होने से ऑर्गेनिक मैटर भी वही रहेगा, उस नाइट्रोजन के हिसाब से रहेगा। तो दिस रेशियो इज नियरली कांस्टेंट, इज बी कांस्टेंट द अमाउंट ऑफ ऑर्गेनिक मैटर इन द सोइल डिपेंड ऑन द नाइट्रोजन लेवल, या नॉर्मल नाइट्रोजन, साधारण करेंगे तो भी नॉर्मल नाइट्रोजन लेवल आ जाएगा। समझ में आया क्या? नहीं आया शायद। मैं कह रहा हूं कार्बन नाइट्रोजन का रेशियो फिक्स, या फिर कार्बन उसका ऑर्गेनिक मैटर और नाइट्रोजन, क्योंकि ऑर्गेनिक मैटर में ही कार्बन होता है, ये भी फिक्स। देखो दूसरा देखो, ये देखो कार्बन और नाइट्रोजन का कुछ जो है ना बहुत कुछ एक निश्चित अनुपात में रहते हैं हमेशा। क्या अनुपात रहता है? किसी का 10:1 है, कचरे का ऑर्गेनिक ना जीवांश पदार्थ जिसका फसलों वाला जो कचरा एक्स्ट्रा था भूसा, उनका 100:1 था, ऐसे नहीं था कि? तो कार्बन नाइट्रोजन बहुत लेवल तक बिल्कुल एक्यूरेट रेशियो में चलते हैं। इसलिए मृदा की नाइट्रोजन की मात्रा कार्बनिक पदार्थ पर डिपेंड करती है, या कार्बनिक पदार्थ के कार्बन पर डिपेंड करती है भी कह सकते हो। कार्बन एंड नाइट्रोजन मोर और लेस इन द फिक्स रेशियो, सो द अमाउंट ऑफ सॉइल नाइट्रोजन डिपेंड ऑन द अमाउंट ऑफ ऑर्गेनिक मैटर। नहीं समझ में आई? अरे नाइट्रोजन जैसे अभी मैंने बोला ना, नाइट्रोजन मान लेते 1 है तो कार्बन 10 है, नाइट्रोजन 2 है तो कार्बन 20 है, नाइट्रोजन 3 है मिट्टी के अंदर तो कार्बन 30 है, नाइट्रोजन 4 है तो कार्बन 40 है। 10:1 तो चलता है ना, तो ये आइडिया लग जाता है इससे। देखो तो ठीक है, कार्बन एंड नाइट्रोजन आर मोर और लेस आगे नहीं, तो डिपेंड्स ऑन द ऑर्गेनिक मैटर। इसका मतलब किसी कचरे में जितनी ज्यादा नाइट्रोजन होगी उतनी ही कार्बनिक रूप में कार्बन भी उतना ही होगा। देखो इस प्रकार मूल अवशेष में या मूल जो कचरा है उसमें जितनी ज्यादा नाइट्रोजन होंगी उतना ही ऑर्गेनिक मैटर में कार्बन भी इकट्ठा होगा। तो जितने नाइट्रोजन ज्यादा है उतना ही कार्बन भी ज्यादा है, क्योंकि रेशियो तो फिक्स चलता है, रेशियो तो फिक्स चलता है बेटा। आ रहा है? तो कार्बन और ह्यूमस में कुछ निश्चित अनुपात ही रहता है, इसलिए मृदा में कार्बनिक पदार्थ का संधारण भी धारण करने का जो है ना वो भी देखो, थस द मोर नाइट्रोजन प्रेजेंट इन द ओरिजिनल टिश्यूज
द मोर ऑर्गेनिकली बाउंड कार्बन विल बी अक्यूमुलेट, यानी नाइट्रोजन ज्यादा होगी तो कार्बन भी ज्यादा इकट्ठी रहेगी। अब ये रेशियो क्या होता है, देखो दो का रेशियो तो मैं बताता हूं आपको, कार्बन का और कार्बनिक पदार्थ का तो क्या होता है, एक आपको बहुत इंपॉर्टेंट वाला है, देखो कार्बनिक कार्बन आ गया, कार्बनिक कार्बन और ह्यूमस में जो ये अनुपात होता है वो निश्चित होता है। कार्बनिक कार्बन का, ऑर्गेनिक कार्बन का और ह्यूमस में कुछ जो निश्चित अनुपात होता है वो यही रहता है। इसलिए मृदा में कार्बनिक कार्बन का संधारण उस पर पाई जाने वाली नाइट्रोजन पे डिपेंड करता है। सिंस ऑर्गेनिक कार्बन एंड ह्यूमस हैव ए डेफिनेट रेशियो, द होल्डिंग ऑफ ऑर्गेनिक कार्बन इन द सॉइल डिपेंड ऑन द अमाउंट ऑफ ऑर्गेनिक नाइट्रोजन प्रेजेंट इन इट। और ये रेशियो क्या होता है, देखो ये रेशियो होता है कार्बन और कार्बनिक पदार्थों का अनुपात। देखो इधर आ रहा है, इधर कार्बन है, इधर कार्बन है, इधर कार्बन है, इधर आपका ऑर्गेनिक मैटर है। हिंदी में बोले तो ये आपका कार्बन हो गया अनुपात, इधर हो गया जीवांश पदार्थ। और ये पता है रेशियो कितना होता है, बताओ तो कितना होता है, किसी को आता है तो ये होता है 1:1.724। ये किसका, लेकिन CN रेशियो नहीं है, ये कार्बन और ऑर्गेनिक मैटर का रेशियो है। अगर किसी में कार्बन 1 है ना तो ये मान लेना ऑर्गेनिक मैटर 2.25 है, फिर 2.25 है, डबल से थोड़ा ही कम है। कार्बन का डबल नहीं होता ये, इसको राउंड में तो खैर 2 ही बोलेंगे अपन, बट डबल नहीं होता, डबल से थोड़ा कम रहता है। अगर कार्बन 1 है तो कार्बनिक पदार्थ 2.2 लगभग 2.2 हो गई। अगर ये 7.5 हो जाते तो 2.2 हो जाते, ये रेशियो रहता है। और इसका क्या रहता है फिर, इसका और उसका क्या रहेगा फिर, देखिए बताओ, आइडिया लगाओ। अब अपन अंदाज लगा लेते भाई, इसका इसका लगभग 1:2 हो गया, लगभग यही तो है, 2.2 का मतलब लगभग 2 ही तो हो गया। तो इसका और उसका क्या रहेगा फिर, किसका, ऑर्गेनिक मैटर अनुपात नाइट्रोजन क्या रहेगा, ऑर्गेनिक मैटर अनुपात नाइट्रोजन क्या रहेगा, बताओ देखिए, बताओ किसी को आता हो तो। नहीं आता, चलो मैं यहां पर लिख रहा हूं, देख किसी को आइडिया लग जाए इससे। मैं आपको बता रहा हूं CN रेशियो जनरली क्या आता है, सोयल का 10:1 आता है, ठीक है, ठीक है। अब थोड़ी देर पहले आपने कहा कार्बन और ऑर्गेनिक मैटर, इसका रेशियो लगभग 1 और 1.724, यानी कि लगभग 2 आ गया। तो यहां पर नाइट्रोजन यही ना, तो इसका नाइट्रोजन का इसका रेशियो क्या आएगा फिर, ये निकाल के बताना मेरे को, ऑर्गेनिक मैटर और नाइट्रोजन का रेशियो क्या आएगा। लगभग 20:1 आता है, 20:1, क्योंकि कार्बन होता तो कितना आता, 10 आता, तो 10 में डबल होता ना ऑर्गेनिक मैटर, इनके बीच में डबल रिश्ता होता है। तो भाई साहब अगर ये कार्बन होता तो, कार्बन और ये कार्बन होता मान लेते, कार्बन होता तो अगर कार्बन 10 आता मान लो, तो ऑर्गेनिक मैटर उसका डबल होता ना, 20 नहीं आता क्या, तो ये दोनों का 20:1 हो गया। देखते किसी को समझ में आ गया हो तो, नहीं है भाई, ये ऐसे कह रहा है, देखो ये कह रहा है कि कार्बन और ऑर्गेनिक मैटर इनका होता है 1:2, और इसका अगर नाइट्रोजन के साथ हो तो ये कितना होता है नाइट्रोजन, इन दोनों का रिश्ता क्या होता है, C और N का, C और N हो तो 10:1 होता है, यही तो होता है, 10:1 नहीं होता, 10:1 होता है। अब मान लो ये कह रहा है कि कार्बन, हाँ कार्बनिक और नाइट्रोजन, कार्बनिक पदार्थ का और नाइट्रोजन का निकालना है, तो अपन यूं कर ले, मान लो इसको थोड़ी देर के लिए कि कार्बन हो गया 10, तो ये क्या हो गया 20, और नाइट्रोजन
नाइट्रोजन तो फिर एक ही रह जाएगा, क्योंकि 10:1 ही तो होता है ना, 10:1। तो यहां पर अगर नाइट्रोजन है तो 10, अगर कार्बन 10 है तो नाइट्रोजन तो एक ही रहेगा। ये रिश्ता तो होता ही एक है, ये तो 10:1 होता ही है, लेकिन ये इसका डबल होता है, तो यानी कि इन दोनों के बीच में क्या हो गया, 20:1 हो गया। देखो किसी के समझ में आ जाए तो इंटेलिजेंट हो कोई आप में से, बस एग्जैक्ट बताऊं कितना हो गया ये। अगर ये 10 है तो ये आएगा 17.24:1, लेकिन इसको राउंड में कर दिया 20:1। नहीं बैठ रहा है, बैठ रहा है, चलो नहीं 4, हाँ हाँ सही तो है, हाँ नहीं 1.724 वही है, वो 10 का कर दिया ना अपने, 10 × 10 कर दिया उसको, तो 17.24 तो आएगा, सही है, बैठ गया। तो बधाइयो बधाइयो, CN रेशियो तो पूरो समझ में आग्योरा बापू, आग्योरा बापू। 8 बार हो गई, आगे वाला नहीं हो पाएगा नाइट्रोजन वाला। CN रेशियो में निकल गया, छोटा सा टॉपिक हुआ है। मैं तो नाइट्रोजन भी कराने में था आज पूरा। चलो कल लेते हैं नाइट्रोजन साइकिल, में आज ही लेने में था, लेकिन अब नहीं हो पाएगा मुझे पता है, या हो जाएगा, नहीं हो पाएगा, लंबा है ना नाइट्रोजन। नाइट्रोजन साइकिल पढ़ाने का पूरा ये था आज। चलो कल करते हैं, कल करते हैं, तो मिलते हैं कल, क्योंकि जीत हमारी जिद है। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय राजधानी, सत श्री अकाल, सब्बा खैर, वाहे गुरु दी फतेह, खुदा हाफिज, अल्लाह हाफिज, राम राम।